गुड इवनिंग बच्चों। देखो अभी हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर में सारे कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन कर लिए और हमको अच्छे पता है कि पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हमने केवल हीट फ्लो के लिए ओम्स लॉ ही पढ़ा था। और हमको पता है कि किसी भी रॉड में बहने वाली रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होती है, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, जहाँ आर थर्मल रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस होता है जिसको एल बाई के लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में अभी तक हमने केवल ये ओम्स लॉ ही पढ़ा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक तो हमने पूरी रॉड के लिए ओम्स लॉ लगाया है, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि रॉड के किसी छोटे से एलिमेंट्स के लिए ओम्स लॉ क्या बनेगा वो देखते हैं, है ना। तो क्या अलग करें, क्लियर ना, कि अभी तक तो पूरी कंप्लीट रोड के लिए ओम्स लॉ लगाया था, लेकिन अब हम रॉड के किसी छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं ना। चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई मेटेलिक रॉड है, इसमें हीट फ्लो हो रही है, मतलब थर्मल करंट फ्लो हो रही है। तो चलो ऐसा करते हैं कि पूरे रॉड को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं। और चलो इधर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, इससे बहने वाली थर्मल करंट आई थर्मल मान लेते हैं। और इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt मान लेते हैं। तो इस बार हम ऐसा करते हैं कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इस छोटे से एलिमेंट के लिए भी ओम लॉ क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू आई आर, है ना। बोल सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट्स के लिए ओम्स लॉ क्या होगा, इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू आई की जगह आई थर्मल और आर की जगह इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस वैल्यू रखते हैं ना। बताओ इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, dt इक्वल टू आई की जगह थर्मल करंट इनटू छोटे से एलिमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमको पता है कि छोटे से एलिमेंट का भी थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L बाय के। तो L की जगह तो इस छोटे से एलिमेंट की थिकनेस dx आएगी, अपन k इसकी कंडक्टिविटी और a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। हम पक्का बोल सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए भी ओम्स लॉ क्या लगेगा, इस छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू आई आर। तो छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt इक्वल आई की जगह आई थर्मल और r इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस, तो L की जगह dx ओपन k ये हो गया। हाँ बच्चों, अभी हमने छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ पढ़ तो लिया, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चक्कर है। देखो ये मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि dt को, है ना, जो dt होता है वो मैथमेटिकली तो t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है, लेकिन ओम्स लॉ में जो dt होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना। ये हीट ट्रांसफर में ही बताया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर, जहां पोटेंशियल डिफरेंस को सही शब्दों में इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल अपन आर लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा चक्कर है यार कि dt मैथमेटिकली तो t फाइनल माइनस t इनिशियल होता है, लेकिन ओम्स लॉ में जो dt होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ माइनस dt लिखा जाता है। ये तो बस ध्यान रखना कि छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल आई आर। तो छोटे से एलिमेंट के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt, लेकिन इस चीज को एडजस्ट करने के लिए माइनस dt लिखते हैं इक्वल आई थर्मल इनटू छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस L की जगह dx ओपन k ये आ गया। बस इससे हम थर्मल करंट भी निकाल सकते हैं ना। चलो इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करें तो थर्मल करंट कितना आ जाएगा,
माइनस के dt बाई dx, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के dt बाई dx, जहाँ के तो उस रॉड की कंडक्टिविटी, ए उस प्लेस पर क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसमें dt बाई dx क्या होगा? टेम्परेचर का डिस्टेंस या पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और ये तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वांटिटी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इसलिए dt बाई dx को किताबी शब्दों में टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना? टेम्परेचर ग्रेडियंट ये बोलते हैं, है ना? तो बस थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला माइनस के dt बाई dx आ गया। और इसमें माइनस को इग्नोर मत करना, माइनस क्यों आया था वही बता दिया था, लेकिन अब प्रैक्टिकली ध्यान रखना कि इस माइनस का, है ना, ध्यान रखना कि पीछे जो माइनस आ रहा है, ये माइनस साइन ये बताता है कि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। नहीं तो देख सकते हो कि जैसे, है ना, जैसे जैसे x में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमको पता है कि जैसे जैसे, है ना, x के लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, है ना? तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि जैसे किसी भी वायर में इलेक्ट्रिकल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है, वैसे ही इस रॉड में थर्मल करंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहेगी, है ना? वही कि थर्मल करंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहेगी। तो होता जैसे जैसे एक्स के अलोंग जाए, मतलब जैसे जैसे करंट के अलोंग जाए वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। तो माइनस साइन यही बताता है कि जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, ये चीज बताता है। तो हमने थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया। अब ध्यान रखना कि जो चीज मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, अपनी इंडियन बुक में यहीं से स्टार्ट किया होता है। अपनी इंडियन बुक में अगर कंडक्शन हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट देखोगे तो उसमें यहीं से स्टार्ट किया होता है, तो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन इसका क्रम बाद में आता है। पहले तो ओम्स लॉ की सिंपल फॉर्म आती है। हाँ बच्चों ध्यान रखना, इसके पहले हमने थर्मल करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ओपन थर्मल रेजिस्टेंस एल बाई के ये पढ़ा था। और अभी हमने थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया, माइनस के dt बाई dx। तो अच्छे से ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले और इस माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूले में दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली दोनों ओम्स लॉ ही है ना? दोनों में कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली दोनों ओम्स लॉ ही है, बस एक ही डिफरेंस है कि ये वाला जो है वो पूरी कंप्लीट रॉड के लिए ओम्स लॉ है, और ये रॉड के छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ है। तो ध्यान रखना दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों ओम्स लॉ ही है। अगर पूरी कंप्लीट रॉड के लिए ओम्स लॉ लगाना हो तो थर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर लगाते हैं, और छोटे से एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाना हो तो थर्मल करंट ए dt बाई dx। तो दोनों ओम्स लॉ ये कंसेप्ट एक ही है, लेकिन कब कौन सा यूज करना वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, है तो ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ध्यान रखना हम जित है ना कि हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में हमको ओनली थर्मल करंट ही पूछी होती है। और ध्यान रखना कि अगर हमको ओनली थर्मल करंट ही पूछी हो तब तो, है ना, ओनली थर्मल करंट पूछी हो तब तो थर्मल करंट इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन, है ना, ध्यान रखना कि लेकिन कई बार हमको थर्मल करंट नहीं पूछता है, उसकी जगह बहुत माइक्रोस्कोपिकल चीज पूछता है, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा ये पूछता है, या टेम्परेचर ग्रेडियंट या dt बाई ds को दूसरे शब्दों में टीएस ग्राफ का स्लोप भी बोलते हैं, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हमको टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा हो, मतलब टीएस ग्राफ का स्लोप पूछा हो, मतलब इनडायरेक्टली कभी भी हमको रॉड के टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना हो तो फिर हम इस माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना? तो स्मार्टनेस होनी चाहिए।
ये दोनों फॉर्मूले का मतलब है, भावना तो सेम ही है, लेकिन कब कौन-सा यूज़ करना है, स्मार्टनेस रखना, ये तो लास्ट बार बता रहा हूँ। कि अधिकतर क्वेश्चन में हमको थर्मल करंट ही पूछता है, और थर्मल करंट पूछे तब तो थर्मल करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर, ये यूज़ करेंगे। लेकिन कभी भी तुमको टेम्परेचर का पोज़ीशन के साथ ग्राफ बनाने को बोले, या स्लोप निकालने को बोले, या तीसरे शब्दों में टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछे, तो फिर हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला माइनस के dt बाय dx इसका यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, अभी हमने थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट, इसको पढ़ते हैं। ये तो ध्यान रखना कि हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर के, हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर के जितने भी क्वेश्चन किए उसमें स्टेडी स्टेट वाली टर्म अपने साथ साथ ही चल रही थी, लेकिन इस राज को मैंने जानबूझ के छुपा कर रखा था, है ना। अब राइट टाइम है, अब हमें स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट को स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो उसको समझने के लिए हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक बहुत नॉर्मल या प्रैक्टिकल केस देते हैं, है ना। ध्यान से देखना, ठीक है। चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी हॉट जंक्शन है, ये चलो, है ना। प्रैक्टिकल शब्दों में मान लेते हैं कि कोई स्टीम चेंबर है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और इधर कोई आइस चेंबर है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और इस स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर हीट ट्रांसफर कराना है। वही हीट ट्रांसफर कराने के लिए दोनों के बीच, है ना, हीट ट्रांसफर कराने के लिए दोनों के बीच कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड जोड़ देते हैं, है ना। तो हीट ट्रांसफर कराने के लिए दोनों के बीच कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड जोड़ देते हैं, और मान लेते हैं कि रॉड भी शुरू में ठंडी होगी ना, तो चलो मान लेते हैं कि शुरू में रॉड का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बस अब हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो इस बार हीट ट्रांसफर को थोड़ा-सा और गहराई में देखते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर शुरुआत से किस टाइप से होता है, उसको थोड़ा देखते हैं ना। तो ही मान लेते हैं कि दोनों के बीच हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की कोई सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड जोड़ दी है। मान लेते हैं कि रॉड शुरू में ठंडी है, मतलब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमको पता है कि दोनों के बीच कोई कंडक्टिंग रॉड जोड़ देंगे, तो हीट फ्लो होगी नेचुरली, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी। और हमको पता है कि हीट मेटेलिक रॉड या कंडक्टिंग रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है। तो इस हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो एक कंडक्शन हीट ट्रांसफर शुरुआत से कैसा होता है, उसको एक बार थोड़ा गहराई में देखते हैं ना। तो तुम खुद बताओ, ये तो सही है कि रॉड जोड़ेंगे तो हीट फ्लो होगी ना, स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी, और ये हीट इस कंडक्टिंग रॉड के थ्रू फ्लो होगी। लेकिन हमको अच्छे पता है कि शुरू में रॉड बहुत ठंडी है ना। बताओ, शुरू में रॉड ठंडी है, तो शुरू में रॉड को अपना खुद का भी टेम्परेचर बढ़ाना है। तो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शुरुआत में रॉड कुछ हीट एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट खाती है ना। तो ये ध्यान रखना कि रॉड बहुत ठंडी थी, तो शुरू में रॉड को अपना खुद का भी टेम्परेचर बढ़ाना है। तो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शुरुआत में तो रॉड कुछ हीट खाएगी, और तुम बताओ कि रॉड कुछ हीट खाएगी, तो शुरू में तो हॉट ऑब्जेक्ट से जिस रेट से हीट निकलेगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट तक उस रेट से हीट नहीं पहुंच पाएगी। कह सकते हैं ना कि शुरू में रॉड भी कुछ हीट खा जाएगी, तो शुरू में इस स्टीम चैम्बर से जिस रेट से हीट निकलेगी, आइस चैम्बर तक उस रेट से हीट नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि रॉड थोड़ी सी हीट खा जाएगी, है ना। या इसको बिल्कुल, है ना, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस हॉट ऑब्जेक्ट या स्टीम चैम्बर से 10 जूल जितनी हीट निकली, तो ध्यान रखना कि शुरुआत में जो पहला एलिमेंट है वो भी थोड़ी बहुत हीट खा जाएगा। तो मान लेते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट से 10 जूल जितनी हीट निकली है, और पहला एलिमेंट 0.1 जूल जितनी हीट खा जाएगा, तो दूसरे एलिमेंट तक कितनी पहुंचेगी, 9.9 जूल। फिर मान लेते हैं कि दूसरा एलिमेंट भी
0.1 जूल जितनी हीट खा जाता है, तो तीसरे एलिमेंट तक कितनी पहुंचेगी? 9.8। तीसरा एलिमेंट भी 0.1 जितनी हीट खा जाता है, तो चौथे एलिमेंट तक कितनी पहुंचेगी? 9.7। ये चौथा एलिमेंट भी 0.1 खा जाता है, तो पांचवे एलिमेंट तक 9.6 और पांचवा एलिमेंट भी 0.1 जितनी खा जाएगा। तो इस कोल्ड ऑब्जेक्ट को या स्टीम चेंबर तक केवल 9.5 जूल जितनी हीट पहुंचेगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि शुरू में रॉड ठंडी थी, तो शुरू में रॉड को अपना खुद का भी टेम्परेचर बढ़ाना है। तो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शुरुआत में तो रॉड कुछ हीट एब्जॉर्ब करती है ना, बोल सकते हैं कि शुरू में तो रॉड बीच में सॉरी शुरू में तो रॉड थोड़ी सी हीट खा जाती है, इसलिए स्टार्टिंग में तो हॉट ऑब्जेक्ट से जिस रेट से हीट निकलेगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट तक उसी रेट से हीट नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि रॉड भी थोड़ी सी हीट खा जाएगी। अब आगे बढ़ रहा हूं, तो अच्छे ध्यान रखना तुम्हें ना, अच्छे ध्यान रखना कि शुरू में तो रॉड कुछ हीट खाती है ना? शुरू में अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शुरू में तो रॉड हीट खाती है, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ टाइम के बाद रॉड का पेट भर जाता है, मतलब रॉड बिल्कुल सैचुरेट हो जाती है। ये हिंदी में बोले तो संतृप्त हो जाती है। ध्यान रखना कि खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए शुरू में तो रॉड हीट खाती है ना, शुरू में तो रॉड हीट खाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रॉड का पेट भर जाता है, मतलब रॉड सैचुरेट हो जाती है। और ध्यान रखना कि कुछ टाइम के बाद रॉड सैचुरेट हो जाती है, मतलब अब ये रॉड हीट खाना बंद कर देती है। और हीट खाना बंद कर देती है मतलब अब, है ना, अब हॉट ऑब्जेक्ट से जिस रेट से हीट निकलेगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट तक उसी रेट से हीट पहुंच जाएगी। है तो ये ध्यान रखना कि कुछ टाइम के बाद रॉड का पेट भर जाता है या सैचुरेट हो जाती है, तब रॉड और हीट खाना बंद कर देगी। इसलिए अब जिस रेट से हीट आ रही है, कोल्ड ऑब्जेक्ट तक उसी रेट से हीट पहुंचेगी। इसको डिटेल में भी कर सकते हो ना, जैसे मान लेते हैं कि रॉड सैचुरेट हो गई, तो अब हीट खाना बंद कर देगी। तो ध्यान रखना कि अब अगर हॉट ऑब्जेक्ट से 10 जूल जितनी हीट निकलेगी, तो अब रॉड का पेट भर गया है ना, खुद कोई हीट नहीं खाएगी। तो हॉट ऑब्जेक्ट से 10 जूल जितनी हीट निकली है, फिर दूसरे एलिमेंट को भी 10 जूल जितनी हीट पहुंचाएगी, तीसरे एलिमेंट को भी 10 जूल हीट, चौथे एलिमेंट को भी 10 जूल हीट, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट या आइस चैम्बर है उस पर भी 10 जूल जितनी हीट पहुंच जाएगी। तो ये ध्यान रखना, है ना? इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि शुरू में रॉड हीट खाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रॉड का पेट भर जाता है, मतलब रॉड सैचुरेट हो जाती है। और ध्यान रखना तुम कि जो सैचुरेशन स्टेट है, उसी को दूसरे शब्दों में स्टेडी स्टेट बोलते हैं ना। कंफर्म बोल सकते हैं कि सैचुरेशन स्टेट या स्टेडी स्टेट में रॉड हीट खाना बंद कर देती है, मतलब किसी भी एलिमेंट पर, है ना, किसी भी एलिमेंट पर जिस रेट से हीट आएगी, उसी रेट से हीट चली जाएगी। मतलब अब हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाएगा, मतलब थर्मल करंट भी सेम हो जाएगी। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि शुरुआत में हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट सेम नहीं होगी। तुमको बताओ कि इस सेक्शन पर थर्मल करंट ज्यादा होगी, इस सेक्शन पर थर्मल करंट कम होगी, इस सेक्शन पर और कम होगी, इस तरह से, है ना। तो ध्यान रखना कि शुरुआत में तो हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट सेम नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना कि लेकिन स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट पर रॉड का पेट भर जाता है, तो सैचुरेशन स्टेट पर रॉड हीट खाना बंद कर देती है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट में तो जिस रेट से हीट आती है उसी रेट से हीट चली जाती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट पर हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाता है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम हो जाएगा, तो हर सेक्शन पर थर्मल करंट सेम हो जाएगी। और तुम याद करके बताओ, है ना? तुम याद करके बताओ कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में जितने भी क्वेश्चन लिए थे, उसमें यही मानते थे कि सारे एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सबसे थर्मल करंट सेम है, यही मानते थे। लेकिन रास की बात अब हमको पता चली, है ना, तो हमको पता चल गया कि हर सेक्शन पर थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो सेम कब होगा? स्टेडी स्टेट पर या सैचुरेशन स्टेट पर थर्मल करंट सेम होगी। बाकी उसके पीछे वाले पार्ट की बात करें तो वहां तो
हर सेक्शन पर थर्मल करंट डिफरेंट हो सकती है। देखो बच्चों, अभी हमने स्टेडी स्टेट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखना कि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इतना सारा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है ना। बस आगे अच्छे ध्यान रखना है ना, आगे अच्छे ध्यान रखना कि पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कभी भी स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट ये शब्द आ गया तो बस दिमाग में एक ही चीज चमकनी चाहिए कि स्टेडी स्टेट में हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा, तो हर सेक्शन से बहने वाली थर्मल करंट भी सेम होगी। है तो ध्यान रखना कि बस कभी भी स्टेडी स्टेट आ गया तो पहली और लास्ट चीज दिमाग में यही चलनी चाहिए कि स्टेडी स्टेट में हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा, मतलब हर सेक्शन पर थर्मल करंट सेम होगी। दैट्स ऑल। है ना। तो देखो, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है, तो तुम वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। हाँ बच्चों, फिर तुम बिल्कुल मान के चलना कि अपने 12th या जेई लेवल पर हम कंडक्शन हीट ट्रांसफर के हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे और आगे भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर के जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वेश्चन हम स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट के लिए ही सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडक्शन हीट ट्रांसफर के हर क्वेश्चन में ये स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट वाली टर्म अंडरस्टूड होनी चाहिए, वो हर क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा। है ना। तो मान के चलना इस लेवल पर हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट के लिए करते हैं। बाकी है ना, बाकी ध्यान रखना कि जो इनिशियल स्टेट है ना, ध्यान रखना कि जो इनिशियल स्टेट है उसको हम अपने 12th या जेई लेवल पर स्टडी नहीं कर सकते, इनफैक्ट इसको कागज पर भी सॉल्व नहीं कर सकते। जो इनिशियल स्टेट वाला जो पार्ट है उसके लिए तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी पड़ेगी, और इसके 4th ईयर में कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का कोर्स होता है, उसमें हम इन चीजों को डिटेल में करते हैं ना। बाकी ध्यान रखना कि अपने इस लेवल पर हम इनिशियल स्टेट वाली चीज को पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे। अपने 12th लेवल पर हम केवल स्टेडी स्टेट को स्टडी करते हैं, इससे आगे बोलूंगा नहीं। है ना। किसी भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर के कोई भी क्वेश्चन हो उसमें बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट वर्ड अंडरस्टूड होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ और पार्ट कर लेते हैं ना। तो सेम वही केस दे रहा हूँ, है ना, सेम वही केस दे रहा हूँ कि इधर स्टीम चेंबर है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कांस्टेंट, इधर आइस चेंबर है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट। हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की कोई यूनिफॉर्म रॉड लगाइए। तो हमको पता है कि रॉड लगाएंगे तो हीट फ्लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, और ये हीट इस मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो होगी। है ना। और कुछ भी नहीं कहा गया है ना, कुछ भी नहीं कहा गया, बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि कुछ टाइम के बाद रॉड बिल्कुल सैचुरेट हो गई, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया है। बस इसमें हमको दो पार्ट पूछे हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी, और सेकेंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड का टेम्परेचर पोजीशन के साथ किस टाइप से चेंज करेगा, उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो, मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको पहले ही चमका कर बताया था कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर के किसी भी क्वेश्चन में ओनली थर्मल करंट पूछी हो तब तो टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर से करते हैं, और अगर टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना हो तो फिर हम अपने इस माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं। है ना। स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो थर्मल करंट कितनी होगी। तो मैंने अभी चमका कर बताया था कि कभी भी, है ना, कभी भी हमको केवल थर्मल करंट पूछे तो उसके लिए तो हम सिंपली लगा सकते हैं कि रॉड से बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर के सिमिलर टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, या सही सही शब्दों में बोले तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर ओपन आर, या इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन आर। बताओ, हीट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो द इनिशियल टेम्परेचर का काम कौन करेगा, 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0 अपन आर थर्मल, इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमको पता है कि रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है, L/K,
इसको सॉल्व करेंगे तो 100 K/L जूल पर सेकेंड। बस स्टेडी स्टेट में रॉड से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट तो टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर से इजीली आ गया। और ये वाला पार्ट तो हम पहले भी करते थे, ये वाला पार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। लेकिन चलो अब मेन इसका सेकंड पार्ट देखना है ना। मेन इसका सेकंड पार्ट देखना। देखो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर पोजीशन के साथ किस टाइप चेंज करेगा वो देखना है। मतलब स्टेडी स्टेट में रॉड के टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कभी भी टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना हो तो घबराना मत, उसका भी सिस्टमैटिक तरीका होता है ना। तो चलो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते बताओ कि रॉड का ये वाला सिरा इस स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो इसका टेम्परेचर निश्चित 100 डिग्री होगा, कह सकते हैं ना कोई। तो हम बोल सकते हैं कि रॉड का ये वाला सिरा स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में 100 डिग्री के कांटेक्ट में है, तो रॉड के इस सिरे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही रॉड का ये सिरा आइस चैम्बर के कांटेक्ट में मतलब 0 डिग्री के कांटेक्ट में, तो रॉड के इस सिरे का टेम्परेचर 0 डिग्री, है ना। तो फटाफट आना चाहिए कि रॉड का ये सिरा 100 डिग्री के कांटेक्ट में है, तो यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री, और रॉड का ये सिरा 0 डिग्री के कांटेक्ट में, तो यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। अब हमको देखना है कि बीच में टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा, है ना। हमको देखना है कि अब बीच में टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ बनाना हो तो उसके लिए अब हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ देखना है तो उसके लिए हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको पता है कि थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, आई थर्मल इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स ना। बस इसका माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला थर्मल करंट इक्वल माइनस के डी टी बाई डी एक्स ये लगा देंगे। तो बस हमको डी टी बाई डी एक्स देखना है, मतलब है ना, हमको डी टी बाई डी एक्स देखना है तो उसके लिए माइनस के को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो तुम बताओ कि माइनस के को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस आई थर्मल बाई के इतना आ जाएगा। और तुम, है ना, तुम स्मार्ट ही बताओ कि डी टी बाई डी एक्स को ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, टी एक्स ग्राफ का स्लोप, पता है ना। तो डी टी बाई डी एक्स को ग्राफिकली हम टी एक्स ग्राफ का स्लोप बोल सकते हैं। तो कितना होगा माइनस आई थर्मल बाई के। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है, इससे सब जगह के भी यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद बताओ रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल रॉड है, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म है। तो ये बोल सकते हैं कि पूरी रॉड एक ही मटेरियल से बनी है तो कंडक्टिविटी के कांस्टेंट होगी। बिल्कुल सिलेंड्रिकल रॉड है तो सब जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ए भी यूनिफॉर्म होगा। और सबसे मेन चीज ये है कि इस बार स्टेडी स्टेट आ गया है, तो स्टेडी स्टेट आ गया तो हर सेक्शन पर थर्मल करंट भी सेम होगी, ये ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मटेरियल का ऐसे के सेम, सिलेंड्रिकल ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। और सबसे मेन चीज, है ना, सबसे मेन चीज है कि स्टेडी स्टेट आ गया है तो इस बार हर सेक्शन पर थर्मल करंट भी सेम होगी। के कांस्टेंट, ए कांस्टेंट और थर्मल करंट भी कांस्टेंट, तो dt बाई डी एक्स भी कांस्टेंट होगा, लेकिन पीछे माइनस लगा है ना, तो dt बाई डी एक्स नेगेटिव कांस्टेंट होगा। और तुम बताओ कि dt बाई डी एक्स नेगेटिव कांस्टेंट होगा मतलब टीएस ग्राफ का स्लोप भी नेगेटिव कांस्टेंट होगा। और टीएस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा तो टी और एक्स के बीच ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। टीएस के बीच ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मटेरियल का बना इसे के कांस्टेंट, सिलेंड्रिकल है इससे हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेडी स्टेट आ गई है तो हर सेक्शन पर थर्मल करंट भी सेम होगी, ये सब सेम है। तो dt बाई डी एक्स भी नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो टीएस ग्राफ का स्लोप भी नेगेटिव कांस्टेंट होगा। और तुम बताओ कि टीएस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो टीएस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो टी और एक्स के बीच ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। तो पक्का बोल सकते हैं कि होता इधर टेम्परेचर 100 डिग्री, है ना,
रॉड के इस सिरे का टेम्परेचर 100 डिग्री, रॉड के इस वाले सिरे का टेम्परेचर 0 डिग्री, और बताओ बीच में टेम्परेचर बिल्कुल लीनियरली चेंज करेगा, है ना? तो बीच में टेम्परेचर बिल्कुल लीनियरली चेंज करेगा मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्मली चेंज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि रॉड के इस सिरे का टेम्परेचर 100 डिग्री है, फिर बीच में टेम्परेचर लीनियरली चेंज करेगा मतलब यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50, 30, 20, 10, 0, इस टाइप से बीच में टेम्परेचर बिल्कुल लीनियरली चेंज करेगा, ये बोल सकते हैं। ये लेकिन अच्छे ध्यान रखना तुम कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड का टेम्परेचर लीनियरली चेंज करेगा। बाकी बताओ अगर इनिशियल स्टेट पे देखें, है तुम बताओ कि अगर इनिशियल स्टेट पे देखें तो, है ना? तो द इनिशियल स्टेट पर हर सेक्शन पर थर्मल करंट सेम नहीं है, तो हर जगह स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगा, है ना? तुम खुद बताओ कि अगर इनिशियल स्टेट में देखें तो शुरू में इधर थर्मल करंट ज्यादा है, तो थर्मल करंट ज्यादा है तो टीएस ग्राफ का स्लोप भी बड़ा नेगेटिव होगा। बड़ा नेगेटिव होगा मतलब ग्राफ ऐसा ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुका होगा। और उसके बाद जैसे से आगे जाएंगे थर्मल करंट घटेगी तो टीएस ग्राफ का स्लोप भी छोटा नेगेटिव होगा, तो फिर ग्राफ कम एंगल नीचे की ओर झुकेगा, ऐसा होगा, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म रॉड हो, है ना? तो उस केस में स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर का ग्राफ लीनियर होता है। बाकी इनिशियल स्टेट पे देखें तो इनिशियल स्टेट पर इधर थर्मल करंट ज्यादा है तो टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव, और बाद में थर्मल करंट कम है तो टीएस ग्राफ का स्लोप छोटा नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा कर्ड आएगा। बाकी स्टेडी स्टेट पर ग्राफ बिंदास स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो ये सब हमने कर लिया ना, ये सब कर लिया। अब देखो कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं, है ना? कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट पर रॉड के हर हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कई महामूर्ख ये बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट पे रॉड के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये तो गलत है यार, है ना? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि अगर रॉड के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो गया तो फिर थर्मल करंट ही काय को बहेगी? बोल सकते हैं ना कि स्टेडी स्टेट पर सब जगह टेम्परेचर सेम हो गया, तुम बताओ कि कहीं भी हाई टेम्परेचर भी नहीं है और कहीं भी लो टेम्परेचर भी नहीं है, सब जगह टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो तो थर्मल करंट भी जीरो, फिर करंट काहे को बहेगी? तो ये गलत है। तो अच्छे ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि स्टेडी स्टेट पर रॉड के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो ही नहीं सकता है। बताओ ये 100 डिग्री कांटेक्ट में तो इधर टेम्परेचर 100, इधर टेम्परेचर 0, और बीच में लीनियरली चेंज करेगा तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर पोजीशन के साथ यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ये तो ध्यान रखना, ये भी एक बहुत गहरा कांसेप्ट है ना? तो ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट में रॉड, है ना? स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर पोजीशन के साथ तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तुम खुद बताओ, एक मिनट, तुम खुद बताओ कि स्टेडी स्टेट में, है ना? तो बताओ कि स्टेडी स्टेट में हर एक एलिमेंट से जिस रेट से हीट आती है उसी रेट से हीट निकल जाती है। मतलब स्टेडी स्टेट में किसी भी एलिमेंट में हीट इकट्ठी नहीं होगी, मतलब हीट एक्यूमुलेट नहीं होगी, तो हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज है ना? ध्यान रखना, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, तो अच्छे ध्यान रखना तुम, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि स्टेडी स्टेट में, है ना, स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर पोजीशन के साथ तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, है ना? तो तुम खुद बताओ कि जैसे इस एलिमेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो स्टेडी स्टेट में 100 का 100 ही रहेगा। इस एलिमेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री है तो स्टेडी स्टेट में 90 डिग्री का 90 डिग्री रहेगा। इसका टेम्परेचर 80 है तो 80 का 80 रहेगा। तो गलती मत करना, ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर पोजीशन के साथ तो चेंज होगा लेकिन टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। ये हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ स्टेडी हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम स्टेडी स्टेट रखा है। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी दिया है कि स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ रॉड इज नॉट यूनिफॉर्म विद पोजीशन। पोजीशन के साथ तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा लेकिन हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। बताओ टेम्परेचर पोजीशन के साथ यूनिफॉर्म नहीं रहेगा मतलब dt बाय dx तो जीरो नहीं होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट या स्टेडी होगा, इसलिए
इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब डी टी बाई डी स्मॉल टी वो हर एक एलिमेंट के लिए 0 होगा, क्योंकि टाइम के साथ हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो बच्चों, अभी हमने स्टेडी स्टेट का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया और थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। तो अब हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर तो इसका पहला एक कॉमन क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना। देखो, तुमको दे रखा है कि इधर कोई स्टीम चेम्बर है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और इधर कोई आइस चेम्बर है इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और स्टीम चेम्बर से आइस चेम्बर की ओर हीट ट्रांसफर कराने के लिए हमने कंडक्टिंग मेटल की 2 सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड लगा दी है। तो हमको दे रखा है कि दोनों रॉड की कंडक्टिविटी सेम है के, दोनों की लेंथ भी सेम है एल, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अलग-अलग है। तो हमको दे रखा है कि पहली रॉड मोटी रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, और दूसरी थोड़ी पतली रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो इस टाइप से हमने कंडक्टिंग मेटल की रॉड्स लगा दी है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि स्टीम चेम्बर और आइस चेम्बर के बीच कंडक्टिंग मेटल की रॉड्स लगा देंगे। तो हमको पता है कि रॉड के थ्रू हीट फ्लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, और ये हीट इन कंडक्टिंग रॉड्स के थ्रू फ्लो होगी, मतलब इसको कंडक्शन हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं ना। और है ना, और मान के चलना कि रॉड को बहुत लंबे टाइम तक जोड़े रखा है ना, मान लेंगे कि रॉड को हमने लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। वो नहीं लिखा हो तो भी बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए ना, अंडरस्टूड होना चाहिए कि रॉड्स को लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब सैचुरेशन स्टेट या स्टेडी स्टेट आ गया है। तो हमको पहले पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में हर एक रॉड से बहने वाली थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इन दोनों रॉड का जो जंक्शन पॉइंट होगा, उस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ किस टाइप चेंज करेगा, उसका ग्राफ बनाना है ना। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं ना। कोई रॉड को लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे कि स्टेडी स्टेट आ गया है। देखो, है ना, पहले पार्ट में हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी, वो देख। ये देखो बच्चों, मैंने तुमको बिल्कुल चमका कर बताया था कि अगर हमको ओनली थर्मल करंट पूछे तब तो टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर लगाते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर का हमको ग्राफ पूछे तो फिर थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगाते हैं। बस पहले पार्ट में हमको ओनली थर्मल करंट पूछी है, तो थर्मल करंट तो सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर उससे करेंगे। तो हमको अच्छे पता है कि हीट, हमको अच्छे पता है कि हीट इन दोनों रॉड्स के थ्रू फ्लो होगी, तो दोनों कंडक्टिंग रॉड्स दो थर्मल रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेंगे। चलो पहले दोनों का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली एल बाई के। तो एल बाई के और ए की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, और दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस भी एल बाई के और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो दोनों रॉड्स बिल्कुल 1 बाय 1 होंगी, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी, और दोनों रॉड सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली R1 प्लस R2। तो R1 पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस L बाई 2 के, और R2 दूसरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस L बाई के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों रॉड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 बाई 2 L बाई के। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 बाय 2 L बाय के इतना आ गया। तो बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया,
तो अब हमको पूछा है कि स्टीम चैम्बर से आइस चैम्बर की ओर बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि ओनली थर्मल करंट पूछे, तब तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि स्टीम चैम्बर से आइस चैम्बर की ओर बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी। सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, लेकिन इसके भी दो रेजिस्टेंस है तो आर की जगह आर इक्वलेंट, बस थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर इक्वलेंट मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर इक्वलेंट। हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर का काम 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0, अपन आर इक्वलेंट कितना है 3L/2 के। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो 200 के है ना, 200 के बाय 3L, तो बस थर्मल करंट 200 के बाय 3L हो गई। और हमको अच्छे पता है कि इस थर्मल करंट को खोल करके हम रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq/dt बोल सकते हैं, तो बस थर्मल करंट इतनी हो गई। और हमको अच्छे पता है कि दोनों रॉड बिल्कुल, हमको अच्छे पता है कि दोनों रॉड बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो दोनों से थर्मल करंट सेम होगी। तो बहने वाली थर्मल करंट 200 K/3L है, तो इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट उतनी होगी और इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट उतनी होगी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, चलो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में दोनों रॉड का जो जंक्शन पॉइंट होगा उस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। तो देखो, पहले तो हम थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं ना, तो तुम बताओ कि रॉड का ये सिरा है ना, रॉड का सिरा स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में है तो इधर टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, और रॉड का ये सिरा आइस चैम्बर के कांटेक्ट में है तो इधर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली बीच वाला जो जंक्शन पॉइंट है उसका टेम्परेचर निश्चित 100 डिग्री से 0 डिग्री के बीच ही कुछ होगा। लेकिन अब हमको पूछा है कि इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना होगा वो देखना है। तो उसका मेथड हम पढ़ चुके हैं ना, तो हमको अच्छे पता है कि जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर निकालना हो तो जो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर T मान लेते हैं, और T की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट मतलब I in इक्वल टू I out, है ना, ऐसे ही करते हैं वही चीज कि जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर T और जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपली इस जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट मतलब I in इक्वल टू I out। तो चलो पहले आने वाली करंट देखते हैं। तो तुम बताओ कि है ना, तुम बताओ कि जो करंट आएगी वो पहली रॉड के थ्रू आएगी ना, तो आने वाली करंट कितनी होगी, वही टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। तो करंट ऐसे बह रही है तो इनिशियल टेम्परेचर का काम 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम T अपन R इज पहली रॉड का रेजिस्टेंस L/2 के इक्वल टू जाने वाली करंट। तो जो करंट जा रही है वो रॉड 2 के थ्रू जा रही है, तो जाने वाली करंट भी टेम्परेचर डिफरेंस अपन R मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन R ऐसी बह रही है ना। तो इनिशियल टेम्परेचर का काम T माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 0, अपन R इस दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस ये L/K है। आगे इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फिर बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर आई थिंक 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 इंटीजर और 2 डेसिमल में लिखना हो तो 66.67 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर बच्चों इस क्वेश्चन में तीसरा और सबसे मेन पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ किस तरह से चेंज करेगा, है ना, मतलब स्टेडी स्टेट में रॉड का टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ या टी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो टेम्परेचर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी स्किल हमने पिछली क्लास में सीखी थी, है ना, तो उसको करने का वही तरीका है।
कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तुम देखते ही बताओ कि रॉड का ये वाला सिरा 100 डिग्री के स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ टेम्परेचर निश्चित 100 डिग्री होगा, बताया था, है ना? वही कि रॉड का ये वाला सिरा 100 डिग्री वाले स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ टेम्परेचर निश्चित 100 डिग्री होगा, और रॉड का ये वाला सिरा 0 डिग्री के आइस चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो इधर टेम्परेचर निश्चित 0 डिग्री होगा। अब बीच में ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। फिर इतना तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बीच में 2 यूनिफॉर्म रॉड लगाई है, इससे टी और एक्स के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन 2 अलग-अलग रॉड्स हैं, इससे ग्राफ अलग-अलग स्ट्रेट लाइन्स होंगी। बस किसका स्लोप कम नेगेटिव और किसका स्लोप ज़्यादा नेगेटिव वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर टेम्परेचर का पोज़ीशन के साथ ग्राफ बनाना है, तो फिर हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के dt बाई dx। बस dt बाई dx निकालने के लिए माइनस के को उधर ट्रांसफर करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे तो dt बाई dx माइनस आई थर्मल बाई के। और ये भी हमको अच्छे पता है, तो बताओ इस dt बाई dx को ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, tx ग्राफ का स्लोप। बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि स्टेडी स्टेट आ गया, इससे थर्मल करंट तो हर जगह सेम ही रहेगी, है ना? तो स्टेडी स्टेट आ गया, इससे हर सेक्शन से थर्मल करंट सेम रहेगी। उसके बाद ये रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म मेटल से बनी है, इससे कंडक्टिविटी भी सेम है। तो बताओ इस बार टीएस ग्राफ का स्लोप -1/a, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ए के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, कह सकते हैं ना? तो ध्यान रखना कि रॉड एक ही मटेरियल से बनी है, इससे कंडक्टिविटी के भी सेम है, और स्टेडी स्टेट आ गया, इससे थर्मल करंट भी हर जगह सेम होगी। तो इस बार टीएस ग्राफ का स्लोप -1/a पर, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, है ना? तो चलो पहले फर्स्ट रॉड के लिए देखते हैं। तो हमको पता है कि पहली रॉड यूनिफॉर्म है, तो बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, तो टीएस ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगी, लेकिन तुम बताओ कि पहले वाली रॉड है ना, पहले वाली रॉड मोटी रॉड है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया ए ज्यादा होगा तो पूरी चीज कम होगी, लेकिन पीछे माइनस भी लगा है, तो बताओ इस बार टीएस ग्राफ का स्लोप छोटा नेगेटिव होगा, है ना? नेगेटिव कांस्टेंट होगा लेकिन छोटा नेगेटिव होगा, ये बोल सकते हैं कि पहली वाली रोड मोटी रोड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा है तो पूरी चीज कम होगी, लेकिन पीछे माइनस लगा हुआ है, मतलब छोटा नेगेटिव। तो बोल सकते हैं कि पहली रोड के लिए टीएस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट तो होगा, लेकिन छोटा नेगेटिव कांस्टेंट होगा, और स्लोप छोटा नेगेटिव होगा, इससे ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन कम एंगल नीचे की ओर झुकी होगी। तो मैं लिख देता हूँ कि पहली रोड के लिए टीएस ग्राफ का स्लोप छोटा नेगेटिव है, स्लोप कम छोटा नेगेटिव मतलब ग्राफ कम एंगल नीचे की ओर झुका होगा। चलो ऐसे हम दूसरी रोड के लिए देखते हैं, तो बताओ दूसरी रोड भी यूनिफॉर्म तो है लेकिन पतली है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो तुम बताओ कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो पूरी चीज ज्यादा होगी लेकिन पीछे नेगेटिव है, इससे इसमें टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा, और स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा तो ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुका होगा, इस टाइप का होगा। तो ये बोल सकते हैं कि पहली रोड मोटी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो स्लोप, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो स्लोप छोटा नेगेटिव होगा, तो ग्राफ कम एंगल नीचे झुकी होगा। और ये जो सेकंड है उसमें रॉड पतली है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा, स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा तो ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुकेगा, इस टाइप का होगा। तो ये इजीली बना सकते हैं। चलो बच्चों इसी पे बेस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तुमको करना है ना? ध्यान से देखना। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई स्टीम चेम्बर है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री कांस्टेंट रखा है, इधर कोई आइस चेम्बर है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और हीट ट्रांसफर कराने के लिए बीच में हमने कंडक्टिंग मेटल की सॉलिड रॉड लगा दी है, लेकिन, है ना, लेकिन इस बार जो रॉड है वो सिलेंड्रिकल नहीं है,
बल्कि इस बार रॉड ट्रंकेटेड कॉन जैसी है ना, जिसको तुम फ्रस्टम भी बोलते हो। ठीक है, इस बार रॉड सिलेंड्रिकल नहीं है, उसकी जगह ट्रंकेटेड कॉन की टाइप से कॉनिकल रॉड है ना। तो हमको दे रखा है कि इधर क्रॉस सेक्शन रेडियस कम है R1, इधर क्रॉस सेक्शन रेडियस ज्यादा है R2, इसकी लेंथ L, कंडक्टिविटी K। तो इस बार जो रॉड लगाई है वो सिलेंड्रिकल नहीं है बल्कि सॉलिड कॉनिकल रॉड है। तो हमको पता है कि कंडक्टिंग रॉड लगाएंगे तो इस बार भी हीट फ्लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी और इस कॉनिकल रॉड के थ्रू फ्लो होगी। मतलब ये भी कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ना। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, है ना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि रॉड को लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब स्टेडी स्टेट आ गया है। बस उनको दो पार्ट पूछे हैं। पहले पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, और सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड का टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ किस टाइप से चेंज करेगा, उसका ग्राफ बनाना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, शायद तुमने कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बताया था ना, वही दोनों के बीच हमने कंडक्टिंग रॉड जोड़ी है ना, बस रॉड के थ्रू हीट फ्लो होगी। तो पहले पार्ट में हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट में रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ये जो हीट है ना, ये जो हीट है वो इस कॉनिकल रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है। तो जो कॉनिकल रॉड है वो एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी। तो बस सबसे पहले इस कॉनिकल रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है। तो देखो ये चीज हम पहले डिटेल में निकाल चुके थे, लेकिन अब डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी जुगाड़ से निकालेंगे, है तो मैंने इसका जुगाड़ बताया था। ये तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कोई सिलेंड्रिकल रॉड हो तो उसका तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है L/K, और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर। लेकिन अगर इसे कॉनिकल रॉड हो तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है L/K, और क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर होता है तो पाई तो आएगा। लेकिन कॉनिकल रॉड है, इससे R स्क्वायर की जगह R1 R2 आ जाएगा। तो ये सारा मैंने क्लास में बताया था, है ना, तो डायरेक्ट आना चाहिए। ये कॉनिकल रॉड है तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस L/K और क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर होता है, बस R स्क्वायर की जगह R1 R2 आ जाएगा। बस इसका थर्मल रेजिस्टेंस इतना आ गया, है ना। तो बस थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो पूछा है कि इस रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या रॉड से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है कि ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट तो कितनी होगी, सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन आर। हीट ऐसे बह रही है तो इनिशियल टेम्परेचर 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर 0 ओपन आर थर्मल। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है L/K, और पाई R स्क्वायर की जगह R1 R2 इतना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल करंट हमारे पास आ जाएगी। तो थर्मल करंट अपने पास कितनी आएगी, 100 पाई K R1 R2 ओपन L। तो थर्मल करंट इतनी आ गई। और बताओ इस थर्मल करंट को हम दूसरे शब्दों में रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल सकते हैं। तो बस स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट हमारे पास इतनी आ गई। ये तो पार्ट कर लिया। चलो अब सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इस रॉड का टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ किस तरह से चेंज करेगा, मतलब T वर्सेस X का ग्राफ बनाना है ना। तो देखो टेम्परेचर का पोजीशन के साथ ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी स्किल मैंने बताई थी। तो बच्चों ठीक है ना, कि टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनाना उसकी स्किल मैंने बताई थी, है ना। तो पहले हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो तुम, है ना, तुम देखते बताओ कि रॉड का ये सिरा 100 डिग्री वाले स्टीम चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो इस सिरे का टेम्परेचर निश्चित रूप से 100 डिग्री होगा। और रॉड का ये सिरा 0 डिग्री वाले आइस चैम्बर के कांटेक्ट में है, तो रॉड के इस सिरे का टेम्परेचर निश्चित 0 डिग्री होगा। अब बीच में
है ना? बीच में टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। तो इतना तो हम शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि इस बार रॉड यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, और रॉड नॉन यूनिफॉर्म है तो टीएस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करेगा। इससे बीच में ग्राफ लीनियर तो नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा वो देखना है। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी टेम्परेचर का ग्राफ बनाना हो तो फिर हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो माइनस के को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस आई थर्मल बाई के। और बताओ कोई डी टी बाई डी एक्स को हम टी एस ग्राफ का स्लोप बोल सकते हैं। तो तुम बताओ कि डी टी बाई डी एक्स या टी एस ग्राफ का स्लोप कितना आ गया माइनस आई थर्मल बाई के। तो तुम देखते बताओ कि रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है, इससे कंडक्टिविटी के भी कांस्टेंट होगी। उसके बाद स्टेडी स्टेट आ गया है, तो स्टेडी स्टेट आ गया तो हर सेक्शन से थर्मल करंट भी सेम होगी। तो बताओ इस बार जो टीएस ग्राफ का स्लोप है वो -1/a पर डिपेंड करेगा। मतलब टीएस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन माइनस होगा, नेगेटिव होगा, है ना? तो चलो पहले शुरू में देखते हैं। तुम बताओ कि शुरू में रॉड पतली है ना? तुम बताओ कि शुरू में रॉड पतली है मतलब शुरू में रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो तुम बताओ कि शुरू में रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो ये पूरी चीज ज्यादा होगी, लेकिन पीछे माइनस है। मतलब शुरू में टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा, है? तो ये बोल सकते हैं कि शुरू में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो पूरी चीज ज्यादा होगी, लेकिन पीछे माइनस है ना। मतलब शुरू में टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा, और टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव होगा मतलब शुरू में ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुका होगा। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो तुम बताओ कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। और तुम बताओ कि आगे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो 1/, कम होगा लेकिन पीछे नेगेटिव है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो टीएस ग्राफ का स्लोप छोटा नेगेटिव होगा, है? तो ये बोल सकते हैं कि जैसे से आगे जाएंगे, आगे क्रॉस सेक्शन एरिया ए ज्यादा है तो 1/, कम होगा लेकिन पीछे माइनस से मतलब छोटा नेगेटिव। तो बस पक्का वो है ना, पक्का बोल सकते हैं कि जैसे से आगे जाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो टीएस ग्राफ का स्लोप छोटा नेगेटिव होता जाएगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि शुरू में तो टीएस ग्राफ का स्लोप, है ना, बोल सकते हैं कि शुरू में तो टीएस ग्राफ का स्लोप बड़ा नेगेटिव था। मतलब शुरू में तो टीएस का ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुका था, लेकिन जैसे से आगे जाएंगे टीएस ग्राफ छोटा नेगेटिव होगा, है ना, स्लोप छोटा नेगेटिव होगा तो ग्राफ फिर कम एंगल नीचे की ओर झुकने लगेगा। इस टाइप से ग्राफ होगा, है? तो ये बोल सकते हैं कि शुरू में स्लोप बड़ा नेगेटिव मतलब शुरू में ग्राफ ज्यादा एंगल नीचे की ओर झुका होगा, और बाद में स्लोप छोटा नेगेटिव मतलब बाद में ग्राफ कम एंगल नीचे की ओर झुका होगा। इस टाइप का होगा। तो ग्राफ का शेप देखेंगे तो इस टाइप का रफली आएगा, है ना? अब देखो ये पूरा हमने बना लिया। अब कई लोग पूछते हैं कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, ग्राफ कौन सा कर्व होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर ये है कि थोड़ा मैथमेटिकली चेक करो तो तुमको पता चलेगा कि ये ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, है ना? थोड़ा मैथमेटिकली चेक करोगे तो ये ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, है ना? तो वैसे तो लॉजिकली बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को मैथमेटिक्स लगाने का शौक है तो एक बार ग्राफ का शेप कैसा होगा मतलब टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना होगा वो भी तुम निकाल सकते हो, है ना? तो उसके लिए वही मैंने बताया था कि टेम्परेचर का एक्स की फॉर्म में फंक्शन निकालना हो तो उसके लिए भी हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब आई थर्मल इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर किया था तो डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, आई थर्मल बाई के। तो हमको पता है यूनिफॉर्म मटेरियल से कंडक्टिविटी कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट से थर्मल करंट भी हर सेक्शन के लिए सेम होगी, लेकिन हर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। तो चलो ऐसा करते हैं कि किसी भी जनरल सेक्शन की बात करते हैं। तो बताओ, है ना, किसी भी जनरल सेक्शन की यहाँ से डिस्टेंस x मान लेते हैं और क्रॉस सेक्शन रेडियस r मान लेते हैं। तो किसी भी जनरल की क्रॉस सेक्शन रेडियस r है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई r स्क्वायर होगा। बस अब हमको
ठीक है ना। अब हमको टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन रेडियस को भी क्रॉस सेक्शन रेडियस आर को भी डिस्टेंस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आर और एक्स में रिलेशन के लिए मैंने तुमको पहले चमका कर बताया था कि इस बार कॉनिकल है, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस डिस्टेंस एक्स के साथ लीनियरली चेंज कर रही है, तो आर और एक्स में रिलेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, वही 2 पॉइंट फॉर्मूला। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि बताओ x इक्वल टू 0 पर क्रॉस सेक्शन रेडियस r1 है, x इक्वल टू l पर क्रॉस सेक्शन रेडियस r2 है, और बीच में क्रॉस सेक्शन रेडियस लीनियरली चेंज करिए, तो हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। y का काम r कर रहा है और x का काम x कर रहा है, तो बस y की जगह r माइनस y1 की जगह r1 इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह r2 माइनस r1 अपन x2 माइनस x1 की जगह l माइनस 0 इंटू x माइनस x1 की जगह x माइनस 0। तो इससे क्रॉस सेक्शन रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगी। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये वाली चीजें हम पहले कर चुके हैं, है ना। इस कॉनिकल रॉड की रेजिस्टेंस की डेरिवेशन में कर चुके हैं, बस r एज अ फंक्शन ऑफ x इतना आएगा। तो बताओ dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आई थर्मल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, जहां आर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इतना लिख देंगे। बस आगे सॉल्व कर सकते हो ना, सिंपली डीएक्स को इधर ट्रांसफर कर लेना। तो बताओ डीएक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dt इक्वल टू माइनस आई थर्मल अपन के पाई दिस थिंग का स्क्वायर इनटू डीएक्स। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब सिंपली दोनों इंटीग्रेट कर लेना और लिमिट रख देना। बताओ x इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसी भी जनरल x पर टेम्परेचर निकालना है तो t इक्वल टू कैपिटल T मान लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और इसको तुम एनालिसिस करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ग्राफ हाइपरबोलिक ही होगा, लेकिन हम लॉजिकली भी बोल सकते हैं। देखो बच्चों, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट कवर होंगे, और तुमको याद होगा कि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन कंडक्शन हीट ट्रांसफर में भी पूछा जाता है ना। तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई स्टीम चेम्बर है जिसका टेम्परेचर कुछ भी करके 100 डिग्री कांस्टेंट रखा है और इधर आइस चेम्बर है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 0 डिग्री कांस्टेंट रखा है, और दोनों के बीच हीट, है ना, दोनों के बीच हीट ट्रांसफर कराने के लिए हमने स्टीम चेम्बर और आइस चेम्बर के बीच कोई कंडक्टिंग मेटल की कोई सॉलिड रॉड लगा दी है। तो हमको दे रखा है कि ये जो रॉड है ना, हमको दे रखा है कि रॉड यूनिफॉर्म मेटल से बनी है, मतलब मेटल या कंडक्टिविटी तो यूनिफॉर्म है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। तुमको दिख रहा होगा कि इधर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इधर कम है, तो बस मेटल या कंडक्टिविटी यूनिफॉर्म है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। और हमको दे रखा है कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में पूरी पूरी रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड इतने टेम्परेचर पे थी, है ना। बस अब दोनों के बीच हमने रॉड को जोड़ दिया है, तो हमको पता है कि रॉड को जोड़ेंगे तो हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब स्टीम चैम्बर से आइस चैम्बर की ओर फ्लो होगी, और ये हीट इस कंडक्टिंग रॉड के थ्रू फ्लो होगी। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि रॉड को हमने लंबे टाइम तक जोड़े रखा है। लंबे टाइम तक जोड़े रखा है मतलब स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट आ गया है, बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं। लेकिन इस बार हमको क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है ना, तो हमको दे रखा है कि रॉड को लंबे टाइम तक जोड़े रखा है, मतलब सैचुरेशन स्टेट या स्टेडी स्टेट आ गया है। तो देखो ऐसा करते हैं कि इस रॉड में 3 सेक्शन लेते हैं, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3। तो हमको पूछा है कि स्टेडी स्टेट पर इन तीनों सेक्शन पर इन क्वांटिटी का ऑर्डर क्या होगा, है?
तो सबसे पहले पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इन तीनों सेक्शन पर थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो क्या होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि तीनों सेक्शन पर टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड मतलब मोड ऑफ dt बाई dx का रेशियो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, है ना। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इन तीनों सेक्शन के टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। तो बच्चों ये तो पहले पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में तीनों सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो इसको तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं ना। तो हमको पता है कि स्टेडी स्टेट आ गई है ना, और हमको अच्छे पता है कि स्टेडी स्टेट में जिस रेट से हीट आती है उसी रेट से हीट जाती है। मतलब स्टेडी स्टेट में हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है। रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है तो हर सेक्शन से थर्मल करंट भी सेम ही होगी। तो हमको पता है, तो हमको अच्छे पता है कि चाहे मटेरियल डिफरेंट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज पक्का है कि स्टेडी स्टेट में जिस रेट से हीट आती है उसी रेट से हीट जाती है। तो स्टेडी स्टेट में हर सेक्शन पर रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगी। तो रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगी तो थर्मल करंट भी सेम होगी। तो थर्मल करंट सेक्शन 1 पर भी उतनी होगी, सेक्शन 2 पर भी उतनी होगी और सेक्शन 3 पर भी उतनी होगी। ये हम बोल सकते हैं ना। अभी तो हमने ऐसे देखा, लेकिन इसी चीज को हम दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। तो देखो दूसरे दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि इस बार ये सेक्शन 1 है, तुम बताओ कि इस बार ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट बिल्कुल 1 बाय 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। और हमको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, इसलिए तीनों सेक्शन से थर्मल करंट सेम होगी, मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो निश्चित रूप से सेम होगा। चलो बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट पर तीनों सेक्शन पर टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ dt बाई dx, इसका ऑर्डर क्या होगा। ये तो हमको अच्छे पता है ना। सॉरी, मैंने बिल्कुल चमका कर बताया था कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कभी भी टेम्परेचर का ग्राफ पूछे या टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछे तो उसके लिए अब हम थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है तो इस बार थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला लगाएंगे। तो थर्मल करंट का माइक्रोस्कोपिकल फॉर्मूला माइनस के dt बाई dx होता है। तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो dt बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस आई थर्मल बाई के। लेकिन इस बार हमको टेम्परेचर ग्रेडियंट का मॉड्यूलस पूछा है, मतलब मॉड dt बाई dx पूछा है। तो मॉड dt बाई dx तो सिंपली आई थर्मल बाई के ही होगा। ये तो समझते हो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का मॉड्यूलस पूछा है तो वो तो सिंपली आई थर्मल बाई के ही होगा, है ना। बस तुम कॉमन सेंस से बताओ, तुम कॉमन से बताओ कि पूरी रॉड यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है, इससे कंडक्टिविटी के भी यूनिफॉर्म होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेडी स्टेट आ गया है। स्टेडी स्टेट आ गया है, इससे हर सेक्शन से थर्मल करंट भी सेम होगी, तो कंडक्टिविटी भी सेम है और थर्मल करंट भी सेम है। तो इस बार टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड dt बाई dx जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कह सकते हैं ना कि के और थर्मल करंट सेम है, तो इस बार टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ dt बाई dx क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो तुम देख कर बताओ कि जो सेक्शन 2 है ना, बताओ जो सेक्शन 2 है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है, तो मॉड dt बाई dx सबसे ज्यादा होगा। फिर सेक्शन 3 और जो सेक्शन 1 है वो सबसे चौड़ा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली मॉड dt बाई dx सबसे कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड dt बाई dx सेक्शन 2 पर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये सेक्शन 2 पर होगा, क्या लिख रहा हूँ यार, मॉड dt बाई dx सेक्शन 2 पर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सेक्शन 3 पर, और सेक्शन 1 सबसे चौड़ा है,
क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मॉड्यूलस सबसे कम होगा। तो इस टाइप से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने टफ क्वेश्चन तो कर लिए। अब तीसरा सबसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो तीसरे पार्ट में पूछा है कि स्टेडी स्टेट में इन तीनों सेक्शन के टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे मैंने पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा था, वैसे इस बार तीनों सेक्शन पर टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। तो ध्यान रखना कि तीनों सेक्शन पर टेम्परेचर का ऑर्डर निकालना हो तब तो वो अपना बेसिक कंसेप्ट ही लगाएंगे, है ना। टेम्परेचर का ऑर्डर निकालना तब तो अपना बेसिक कंसेप्ट ही लगाएंगे कि हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहती है ना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बोलते थे कि, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलते थे कि करंट नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है। वैसे यहाँ बोलेंगे कि जो हीट है वो नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहेगी। तो तुम बताओ कि इस बार हीट ऐसे आगे की ओर फ्लो हो रही है ना। तुम बताओ इस बार हीट ऐसे आगे की ओर फ्लो हो रही है। तो बताओ इधर टेम्परेचर सबसे हाई होगा, इधर टेम्परेचर लो होगा और इधर टेम्परेचर लोएस्ट होगा, है ना। ये ध्यान रखना। हीट नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बहती है तो हीट इस बार ऐसे बह रही है तो यहाँ टेम्परेचर सबसे हाई होगा, यहाँ लो होगा और यहाँ और लो होगा। बस सेक्शन 1 पर टेम्परेचर सबसे हाई होगा, फिर सेक्शन 2 पर लो होगा और सेक्शन 3 पर सबसे लो होगा। ये आंखें बंद करके बोल सकते हैं। और सेम क्वेश्चन बताओ, है ना, सेम क्वेश्चन बताओ कि इसी क्वेश्चन में अगर हीट पीछे की ओर बहती तो फिर इधर टेम्परेचर हाई होता, इधर लो होता और इधर और लो होता। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सबसे खतरनाक है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो पूरे कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हमने बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट को स्टडी किया है, लेकिन इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ना, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पूछा है कि इस रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद, इस रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद तीनों सेक्शन पर थर्मल करंट का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। और रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद जो इंस्टेंट है उसको मैथमेटिक्स में हम t टेंड्स टू 0 प्लस बोलते हैं। तो हमको देखना है कि t टेंड्स टू 0 प्लस पर मतलब रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद तीनों सेक्शन पर थर्मल करंट का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। या तो मैं तुमको याद दिलाना चाहूंगा कि इधर स्टीम चेंबर था, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री, इधर आइस चेंबर था जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री। और दोनों के बीच हमने कंडक्टिंग रॉड जोड़ी थी ना। और मैंने बोला था कि शुरू में रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मतलब शुरू में रॉड के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और चलो अब मान लेते हैं कि स्टीम चेंबर और आइस चेंबर के बीच इस रॉड को हमने अचानक में जोड़ दिया है। बस लास्ट पार्ट में, है ना, लास्ट पार्ट में स्टेडी स्टेट में नहीं, हमको पूछा है कि रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद इन तीनों सेक्शन पर थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। तो इस बार हमको डिटेल में करना पड़ेगा, है ना। अच्छे ध्यान, सॉरी, सबसे पहली चीज तो तुमको दिमाग में आनी चाहिए कि बताओ स्टेडी स्टेट बोलता तो स्टेडी स्टेट पर तो हर सेक्शन पर थर्मल करंट सेम होती है, रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होता है। लेकिन अभी जोड़ने के जस्ट बाद पूछा है तो जोड़ने के जस्ट बाद मतलब स्टार्टिंग में तो तीनों सेक्शन पर थर्मल करंट सेम रहना जरूरी नहीं है। बस जोड़ने के जस्ट बाद हर सेक्शन पर थर्मल करंट का ऑर्डर क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हर सेक्शन पर dx थिकनेस के पतले एलिमेंट लेते हैं, है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। इससे सब में dx थिकनेस के, है ना। ऐसा करते हैं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में तीनों में dx थिकनेस के पतले पतले एलिमेंट लेते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि इस सेक्शन पर मतलब इस एलिमेंट से बहने वाली करंट कितनी होगी, इस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस। चलो इन तीनों सेक्शन का, है ना, इन तीनों एलिमेंट का रेजिस्टेंस देखते हैं। तो बताओ इधर dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, l की जगह dx अपन k और a की जगह इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a1। वैसे इधर जो एलिमेंट लिया है उसका थर्मल रेजिस्टेंस L की जगह dx अपन k
इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया E2 और इधर dx का जो एलिमेंट लिया है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L की जगह इसकी थिकनेस dx ओपन k इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया E3। तो तुम खुद बताओ कि हमने तीनों सेक्शन पर dx मतलब बराबर थिकनेस के एलिमेंट लिए हैं, सबकी थिकनेस सेम है, कंडक्टिविटी भी सेम है, लेकिन ये जो सेक्शन 1 है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। उसके बाद सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा कम है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, और सेक्शन 2 सबसे पतला है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम है, तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ये थोड़ा देख लेते बस। तो हमको देखना है कि हर एलिमेंट में बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि हर एक एलिमेंट से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस ओपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, जहां टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, इस एलिमेंट के जस्ट पीछे वाले पॉइंट और इस एलिमेंट के जस्ट आगे वाले पॉइंट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस। तो चलो सबसे पहले ना, चलो सबसे पहले हम सेक्शन 1 पर, है ना, सबसे पहले सेक्शन 1 पर मतलब इस वाले एलिमेंट से बहने वाली थर्मल करंट देखते हैं। तो इस एलिमेंट से बहने वाली थर्मल करंट भी टेम्परेचर डिफरेंस ओपन इसका रेजिस्टेंस dr1। तो बस इस एलिमेंट के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस देखना है ना। तो तुम बताओ कि इस एलिमेंट के जस्ट पीछे स्टीम चेंबर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री, और इस एलिमेंट के जस्ट आगे रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री था। तो डेल्टा टी इस एलिमेंट के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस 20 अपन इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस ये dr1। ऐसे ही सेक्शन 2 से, है ना, सेक्शन 2 से मतलब इस एलिमेंट से बहने वाली करंट टेम्परेचर डिफरेंस ओपन इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस। तो बताओ डेल्टा टी क्या होगा, इस एलिमेंट के भी जस्ट पीछे और जस्ट आगे वाले पॉइंट के टेम्परेचर डिफरेंस। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ ये जो सेक्शन 2 है ना, सॉरी, तो बताओ ये वाला जो एलिमेंट है उसके तो जस्ट पीछे भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जस्ट आगे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने उनको दे रखा था कि शुरू में पूरी पूरी रॉड 20 डिग्री पर थी, तो जो सेक्शन 2 है इसके तो जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर 20 और जस्ट आगे वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर 20, तो इस एलिमेंट के दोनों सिरों के भी टेम्परेचर डिफरेंट 20 माइनस 20 मतलब 0 अपन रेजिस्टेंट dr2, ये वाला हो गया, है ना। और इसे सेक्शन 3, है ना, तो हमको सेक्शन 3 से बहने वाली करंट मतलब इस एलिमेंट से बहने वाली करंट, बस इससे भी बहने वाली करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr3, बस टेम्परेचर डिफरेंट डेल्टा टी देखना है ना। तो डेल्टा टी क्या होगा, इस एलिमेंट के भी जस्ट पीछे वाले और जस्ट आगे वाले पॉइंट के भी टेम्परेचर डिफरेंस। तो तुम बताओ कि इस एलिमेंट के जस्ट पीछे रॉड थी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री और इस एलिमेंट के जस्ट आगे आइस चेंबर है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री। तो बताओ इस एलिमेंट के, है ना, इस एलिमेंट के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 20 माइनस 0 अपन इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr3। तो बस, है ना, तुम बताओ तीनों, है ना, तुम बताओ कि इन तीनों एलिमेंट से बहने वाली करंट देख, सॉरी, तीनों एलिमेंट से बहने वाली थर्मल करंट देख ली, मतलब इनडायरेक्टली इन तीनों सेक्शन से बहने वाली करंट देख ली रोड को कनेक्ट करने के जस्ट बाद। बस अब तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है ना, कोई, कि अब तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि बताए जो सेक्शन 1 है ना, बताओ ये जो एलिमेंट 1 है उसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो ये तुम साफ साफ देख सकती हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने के कारण थर्मल रेजिस्टेंस सबसे कम है। बस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा और थर्मल करंट सबसे, रेजिस्टेंस सबसे कम, तो थर्मल करंट सबसे ज्यादा होगी। तो बस एलिमेंट 1 से थर्मल करंट सबसे ज्यादा होगी, मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सेक्शन 1 से थर्मल करंट सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम है और पतला सेक्शन है इससे थर्मल रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम और थर्मल रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो थर्मल करंट थोड़ी कम होगी।
तो सेक्शन 3 से थर्मल करंट थोड़ी कम होगी और सेक्शन 2 पर तो थर्मल करंट टेंड्स टू 0 होगी, है ना? बताओ सेक्शन 2 के है ना? सेक्शन 2 पर हमने जो छोटा-सा एलिमेंट लिया है, उसके अक्रॉस तो टेम्परेचर डिफरेंस 20 - 20 मतलब टेंड्स टू 0, तो टेम्परेचर डिफरेंट टेंड्स टू 0, तो इस एलिमेंट से बहने वाली करंट टेंड्स टू 0 होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि है ना? पक्का बोल सकते हैं कि रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद सेक्शन 1 से थर्मल करंट मैक्सिमम होगी, सेक्शन 3 से थर्मल करंट कम होगी और सेक्शन 2 से तो बहने वाली थर्मल करंट टेंड्स टू 0 होगी, सबसे कम होगी। बस रॉड को जोड़ने के जस्ट बाद थर्मल करंट का ऑर्डर क्या होगा? सेक्शन 1 पर थर्मल करंट सबसे ज़्यादा, सेक्शन 3 पर थर्मल करंट थोड़ी कम और सेक्शन 2 पर थर्मल करंट सबसे कम होगी, टेंड्स टू 0 होगी। ये टफ क्वेश्चन था, लेकिन कम से कम बताने के बाद होना चाहिए, लेकिन इससे सबक मिल गया है कि स्टेडी स्टेट में ही हर एक सेक्शन से करंट सेम होती है। बाकी शुरुआती ले है ना? शुरुआती पार्ट में देखें तो वहाँ हर सेक्शन पर थर्मल करंट सेम होना ज़रूरी नहीं है।